हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपके कमेंट के ऊपर में रहेगा दोस्तों, जो मेरे से आप कमेंट करके पूछते हो। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आ रहा है कि सर एक मेरे पास इंडक्शन है, उसमें IGBT, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और आपका समझ लो दोनों ओपन करने के बाद भी मैं सीरीज में लगा रहा हूँ तो सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है। ओके, तो इनका आंसर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मान लो कि आपके पास ऐसा कंप्लेन आता है तो आप यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग पे फोकस करना। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे देखते हो कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग यहाँ पे ड्राइंग किया। ओके, सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हो कि हमारे PCB में एक न्यूट्रल और एक फेस होता है जो मेन लीड वायर होती है। दोस्तों यहाँ पे दोनों ट्रैक हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूज मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे कैपेसिटर देखते हो, इसको लाइन फिल्टर बोलते हैं, ये हमारा लगा रहता है 2 पिकोफैराडे 275 वोल्ट का लगा रहता है। ओके दोस्तों 275 वोल्ट AC है। ओके, ये 275 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है जो लाइन फिल्टर का काम करने करता है। अब दोस्तों उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप दोनों ट्रैक को देखोगे, हमारा समझ लो एल लाइन और ये हमारा न्यूट्रल लाइन। दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल लाइन से एक डायोड लगा रहता है जो IN 4007 और एक हमारा फेस लाइन से लगा रहता है जो IN 4007 रहता है। दोस्तों एक न्यूट्रल लाइन एक फेस लाइन के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बन गया। उसके बाद दोस्तों एक और डायोड लगाते हैं, यहाँ पे दोनों का कैथोड आपस में यहाँ पे शॉर्ट होने के बाद में एक और डायोड लगाते हैं IN 4007। ये हो गया हमारा। ओके, ये हमारा समझ लो यहाँ पे रेक्टिफायर बन गया जो ओनली फॉर क्या निकालेगा, पॉजिटिव सप्लाई निकालेगा। अब दोस्तों हमारा जो निगेटिव सप्लाई होता है, हमारे जो यहाँ पे ब्रिज देखते हो, ये ब्रिज से हमारे निगेटिव सप्लाई पावर सप्लाई में आता है। ओके, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के बाद में इसमें क्या होता है, दोनों AC सप्लाई है। ये हमारा AC L लाइन हो गया और L लाइन हो गया। ओके, दोनों न्यूट्रल और फेस जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे AC इन होगा तो दो आउटपुट DC करता है, एक करता है निगेटिव, एक करता है पॉजिटिव। अब दोस्तों जो पॉजिटिव होता है कहाँ जाता है, हमारे कॉइल के इनपुट में जाता है। एक यहाँ पे इंडक्टर कॉइल लगने के बाद में कॉइल के इनपुट में जाता है, यहाँ पे कॉइल के इनपुट में जाता है। दोस्तों उसके पहले एक कैपेसिटर लगा रहता है जो यहाँ पे लगा रहता है, समझ लो 400 वोल्ट का, 5 माइक्रोफैराडे 400 वोल्ट का। ओके, एक कैपेसिटर हो गया जो हमारा पैरेलल में लगा रहता है। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे माइनस ट्रैक भी हमारा कहाँ जाता है, IGBT में जाता है। यहाँ पे IGBT के एमीटर में जाता है, ये IGBT के एमीटर में हो गया। दोस्तों क्या होता है कि आप IGBT को निकाल दिए हो, ब्रिज को भी निकाल दिए हो, तो आपका IGBT और ब्रिज निकालने के बाद तो यहाँ पे समझ लो हमारा यहाँ पे निकाल दिया, इसको मैंने निकाल दिया। अब दोस्तों हमारा जो सेक्शन बचा है ये पावर सप्लाई का सेक्शन बचा है, बट आपका क्या, जैसे सीरीज में लगा रहे हो तो आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी बोल रहा है कि आपका PCB शॉर्ट सर्किट बता रही है। ओके, तो सपोर्टेड क्या होता है दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट छोड़ दिया BDR तो हर किसी के बारे में पता होगा, शॉर्ट हो जाती है तो आपको दिख जाता है। अगर BDR शॉर्ट रहती है तो आपको खुद दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्मेल आती है या वो जलने की, समझ लो वहां पे आग जैसे जलती है, तो BDR शॉर्ट होता है तो वहां पता चल जाता है, उसको छोड़ो। आप अभी होता है यहाँ पे 3 कंपोनेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला एक डायोड, आपको पता होगा डायोड शॉर्ट होता है, ओपन बहुत कम होता है। तो अगर मान लो कि एक डायोड अगर शॉर्ट हो जाएगा आपस में तो क्या होगा दोस्तों, आपका बल्ब सीरीज बल्ब ग्लो होगा, तो आपका न्यूट्रल फेस शॉर्ट हो जाएगा। अगर इसमें से तीनों डायोड भी शॉर्ट हो जाएगा तो आपका जो सीरीज बल्ब है 200 वाट का रहेगा तो फुल जलेगा। अगर इसमें से कोई एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो आपका जो सीरीज बल्ब है हाफ जलेगा। इतना हो गया। लेकिन मान लो कि आपका डायोड भी सही बता रहा है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे देखना, डायोड के बाद में दोस्तों आप हर इंडक्शन के PC में देखना कि एक रेजिस्टेंस लगी रहती है, और रेजिस्टेंस आपका समझ लो 10 ओम से लेके 56 ओम तक लगा रहता है, 1 वाट या 2 वाट में। और रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है जो पावर सप्लाई के प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। अगर हमारे पावर सप्लाई में कुछ भी यहाँ पे समझ लो शॉर्ट सर्किट होती है तो रेजिस्टेंस धक से ओपन हो जाता है। ओके दोस्तों, अगर मान लो कि आपके पास मान लो डायोड को चेक कर लियो, फिर भी आपका डायोड सही बता रहा है, और फिर अब जैसे उसको पावर सप्लाई में लगा तो शॉर्ट बता रहा है, ऐसे तो बताएगा नहीं, क्योंकि आप ब्रिज निकाल दिए हो, ब्रिज निकालोगे तो उसको नेगेटिव मिलेगा ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं मिलेगा तो सिर्फ पॉजिटिव, मान लो सप्लाई को पॉजिटिव मिलता है तो शॉर्ट सर्किट होने नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप क्या करना, सबसे पहले जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हो उसको क्या करना, ओपन कर देना। अगर मान लो ओपन कर दोगे तो आपका सप्लाई यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं जाएगा ना, तो आपका जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे 3 डायोड में होगा, तो तीनों डायोड को आप बाहर निकाल दो। बाहर निकालोगे उसके बाद सीरीज में चेक करो, और अधिकतम आप ट्रैक को भी चेक कर लेना। मीटर को क्या करना, कंटिन्यूटी में रखना। अगर आपके पास डिजिटल मीटर होगा तो सीरीज में दोनों, यानी न्यूट्रल लाइन पे और ये फेस लाइन पे दोनों ट्रैक को चेक करना, वहां पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों आप क्या करना, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, मीटर को लेना। आपके पास अगर डिजिटल मीटर होगा तो या एनालॉग मीटर होगा तो आप उसको क्या करना, कंटिन्यूटी में रखना। उसके बाद न्यूट्रल लाइन पे और फेस लाइन पे टच करना, वहां पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। वहां पे मान लो आपके जो मीटर के डिस्प्ले में कुछ रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तभी आपका इंडक्शन वहां पे बन जाएगा। ओके, थोड़ा सा जब मैं फोकस करूँ पावर सप्लाई को, उसमें आप फोकस
फोकस करना है। ओके दोस्तों, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सन फ्लेम के इंडक्शन 2000 वाट टच है जिसमें ईओ का प्रॉब्लम आ रहा है, क्वाइल के इनपुट और आउटपुट में लगे रेजिस्टेंस पर 3 वोल्ट आ रहा है, प्लीज़ हेल्प में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर सन फ्लेम का पीसीबी होगा आपके पास में, तो सन फ्लेम में आजकल न्यू मॉडल भी आती है, तो मैं पुरानी मॉडल की बात करने वाला हूं दोस्तों। अगर उसमें E1 आता है तो आपको मेटल सेंस करेगा, अगर पुराना मॉडल होगा तो उसमें आपको लगभग 2 आईसी लगी होगी पीसीबी में। पहला होगा तो प्रोग्रामर आईसी होगा जो 20 पिन से ज़्यादा रहता है, और एक ड्राइवर आईसी लगी रहती है जो LM339 रहता है। ओके, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले। ओके दोस्तों, मान लो कि आपके यहाँ पे समझ लो एक क्वाइल का इनपुट और क्वाइल की आउटपुट हो गया, ये हमारे यहाँ पे कैपेसिटर लग गया जो 1200 वोल्ट का है। ओके, अब दोस्तों बात करने वाले दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पे क्वाइल के इनपुट जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रहा था 820 की हो गया, और दोस्तों ये जो स्विचिंग कराता है IGBT को जो आउटपुट से निकलता है ये भी 820 की हो गया। ओके दोस्तों, अभी आप बोल रहे हो कि ये इनपुट में भी 3 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट में भी 3 वोल्ट आ रहा है, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ हमारा IGBT हो गया। IGBT हमारा एमीटर हो गया जो हमेशा ग्राउंड से लगा रहता है, और ये हमारा कलेक्टर हो गया। कलेक्टर हमारा समझ लो यहाँ पे क्वाइल का आउटपुट रहता है जो स्विचिंग कराता है, और हमारा गेट हो गया। गेट पे पल्स कहाँ से आता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन से आता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या होता है कि मान लो कि IGBT आपके पास आया था, तो IGBT हो सकता है आपका शॉर्ट था, आप IGBT को रिप्लेसमेंट किए और दूसरा IGBT लगा दिए। दूसरा IGBT लगाने के बाद में दोस्तों आप देखते हो डिस्प्ले में तो E0 आने लगा, मेटल सेंस नहीं कर रहा है। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कहीं मत जाओ, आप अपने पल्स विथ मॉड्यूलेशन को चेक करो। किसको चेक करोगे? पल्स विथ मॉड्यूलेशन को चेक करोगे। तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उसको आप आसानी से चेक कर लोगे, लेकिन वहां पे LM339 IC लगा होगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो IC मान लो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले में E0 आएगा और मेटल को सेंस नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो गेट पे पल्स जाता है LM339 सिग्नल देता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन को, ये हमारा सिग्नल IC है, और क्वाइल का इनपुट और क्वाइल का आउटपुट इसी IC के पिन पे आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? LM339। तो आप LM339 IC को मार्केट में आसानी से मिल जाती है, एक बार आप मेरा बात मानो और रिप्लेसमेंट करके उसको चेक कर लो। ओके, फिर दोस्तों एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर मैंने एक मॉड्यूल लगाया, लगाते हूं तो उड़ गया, क्या रीजन हो सकता है? ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, अगर आप किसी भी इंडक्शन के पीसी में मॉड्यूल ऐड करते हो तो मॉड्यूल ऐड करने से पहले क्या रीजन होता है? पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई में खराब होता है तो आप मॉड्यूल को लगाते हो। ओके, तो सपोर्टेड मान लो कि मेरा मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल में हमेशा क्या देते हैं दोस्तों? इनपुट DC 300 वोल्ट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनपुट 300 वोल्ट दिया DC के रूप में, तो मॉड्यूल क्या किया? अंदर अपने ले लिया। अब क्या करेगा मॉड्यूल? समझ लो आउटपुट देगा। ओके, तो आउटपुट देगा दोस्तों, तो यहाँ पे 18 वोल्ट और यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट जो हमारे इंडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत कोई क्या करता है, जैसे मैं ग्राउंड तो देता ही नहीं हूँ क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी पीसीबी से मिला रहता है, तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं लेता हूँ, हम लेता हूँ 18 वोल्ट और 5 वोल्ट। अब दोस्तों मान लो जब भी आप ऐड करते हो किसी भी पीसीबी में, तो सबसे पहले जो पीसीबी में वाइपर बारह होता है, बहुत कोई निकालता है, बहुत कोई नहीं निकालता है। तो आपको मान लो अगर निकालना है उसमें से कुछ कंपोनेंट तो बढ़िया रहेगा, नहीं निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 वोल्ट ऐड करने से पहले आप 5 वोल्ट ऐड करो। 5 वोल्ट ऐड करोगे तो आपका जो मेन IC रहेगा उसका प्रोग्राम जो IC रहती है वो पता चल जाएगा कि IC के अंदर प्रोग्राम है या निकल गया है। अगर IC का प्रोग्राम होगा तो आप मॉड्यूल ऐड करोगे, अगर प्रोग्राम निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं हो गया। ओके, अब दोस्तों मान लो कि 5 वोल्ट ऐड किया तो आपके डिस्प्ले में लाइट आ जाएगा, एक बजर का आवाज आएगा, बीप बीप बीप। तो आपका समझ लो IC आपका कौन सा IC? आपके इंडक्शन के मेन पीसीबी का IC सही है। दोस्तों क्या होता है, जब भी आपके इंडक्शन के पावर सप्लाई खराब होता है तो जो हमारा 18 वोल्ट होता है वो दोस्तों पल्स विथ मॉड्यूलेशन में जाता है ना, ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन में जाता है, ये मान लो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में जाएगा। एक यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, एक आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने का? यहाँ पे मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लो 18 वोल्ट देते हो, अगर ये शॉर्ट रहेगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में कोई भी कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाएगा तो 18 वोल्ट दोगे तो क्या होगा दोस्तों? आपका रेजिस्टेंस जलेगा। अगर रेजिस्टेंस मान लो जलेगा तो आपका पता चल जाए कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस जल रहा है, तो आगे में शॉर्टिंग है। अगर कोई पीसीबी जो डिजाइन किया है अगर रेजिस्टेंस ही नहीं देता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो नहीं देता है, ये चालाक बन जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देगा, तो आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 18 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो 18 वोल्ट ड्रॉप होगा तो कभी कभी मॉड्यूल उड़ जाता है, जैसे उसका कोई लोड पड़ेगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बढ़ जाएगा तो मॉड्यूल उड़ जाता है। ओके, तो सबसे पहले मॉड्यूल लगाने से पहले कंपोनेंट को चेक कर लो कि कहीं पे पल्स विथ मॉड्यूलेशन में तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। आप पल्स विथ मॉड्यूलेशन को चेक कर लो कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन में कोई समझ लो कंपोनेंट तो शॉर्ट नहीं है। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बहुत कोई मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है? थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले थोड़ा सा आपको फोकस करना है। क्या फोकस करना है दोस्तों? सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि आपको यहाँ पे हमारा फैन का जैक हो गया,
यहाँ हमारा फैन का जैक हो गया ए पॉजिटिव ए निगेटिव। ओके दोस्तों, यहाँ पे फैन को पॉजिटिव मिल गया और निगेटिव के लिए यहाँ पे निगेटिव आएगा और ट्रांजिस्टर रहेगा। तो दोस्तों मान लो कि फैन है। अब दोस्तों सबसे पहले मान लो कि इसको 18 वोल्ट मिलता है फैन को। अब मोटर क्या होता है दोस्तों, मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे काम करता है। अब जैसे मान लो इसको मोटर को वोल्टेज मिलेगा तो मोटर रनिंग होगा। जैसे रनिंग हो तो एक अपना भी वोल्टेज निकाल देता है। मोटर को आप घुमा के देखना, एक अपना भी मोटर का वोल्ट निकल जाता है। अब जैसे मान लो कि मोटर से वोल्टेज निकलता है तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा निकल जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से वोल्टेज आएगा यहाँ से आके और यहाँ पे डायोड लगा है। जो डायोड लगता है दोस्तों वो फास्ट डायोड लगता है। नॉर्मली यहाँ पे 41-48 का डायोड लगा रहता है, लेकिन ये दोस्तों फास्ट डायोड का भी यूज होता है यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे आएगा तो वोल्टेज को क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम जैसे वोल्टेज आएगा ग्राउंड कर देगा। ओके, यहाँ पे ग्राउंड कर देगा। ये सिद्धांत एक हो गया। और दूसरी क्या सिद्धांत होती है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 18 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई दिया, तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव जैसे ही सप्लाई दोगे तो मोटर से यहाँ पे सीधे यहाँ पे प्लस भी बनता है ना, ये भी प्लस आके सीधे यहाँ पे आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे स्विचिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर लगा रहता है। अगर आपका ट्रांजिस्टर मान लो शॉर्ट हो जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव आएगा सीधे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। तो सीधे दोस्तों यहाँ पे जैसे ही प्लस आएगा सप्लाई, फिर इसको क्या करेगा, ऐसे फॉरवर्ड कर देगा। ये रिवर्स में भी काम करता है और फॉरवर्ड में भी काम करता है। तभी यहाँ पे दोस्तों फास्ट डायोड का यूज होता है, जो हमको फॉरवर्ड यानी समझ लो फॉरवर्ड ऐसे हो जाएगा और रिवर्स ऐसे हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसके नाम से अगर मान लो डायोड अगर शॉर्ट हो जाता है, जब भी ऐसा पावर सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डायोड शॉर्ट हो जाता है। अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो मान लो इसको आप 18 वोल्ट दोगे तो क्या आपका इंडक्शन 18 वोल्ट यहाँ पे दोगे तो शॉर्टिंग करेगा। तो शॉर्टिंग करेगा तो मॉड्यूल को क्या करेगा, उड़ा देगा। एक कारण से भी मॉड्यूल उड़ता है। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास एक प्रशांत भैया ने क्वेश्चन किया कि बजाज ICX7 मॉडल में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से जो DC नेगेटिव जो जम्पर वायर से IGBT को देते हैं, इस जम्पर वायर ड्राई सोल्डिंग क्यों हो जाता है। ओके, और इसके जगह पे हम क्या नॉर्मल वायर यूज कर सकते हैं क्या। बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बना दिया मैंने ब्रिज के बाद दोस्तों ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा IGBT का सिंबल हो गया। IGBT का सिंबल यानी गेट, कलेक्टर, एमीटर हमेशा ग्राउंड रहता है। ओके दोस्तों, जो हमारा ब्रिज का निगेटिव पॉइंट और हमारा IGBT का एमीटर पॉइंट, ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या यहाँ पे एक जम्पर यूज होता है। अब दोस्तों जम्पर क्यों यूज होता है, इसका काम क्या है, आपको मैं थोड़ा नॉर्मली बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों हमारे कलेक्टर पे प्लस आता है। ओके, और एमीटर हमारा ग्राउंड रहता है। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, जब भी यहाँ पे IGBT आप देखते हो तो हमारा एमीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्विचिंग जो एमीटर ही होता है। आपको नॉर्मल यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब भी आप प्रीसेट देखते हो, प्रीसेट में कहाँ से सिग्नल जाता है, हमारे माइनस से ही तो जाता है, 1 के रेजिस्टेंस के माध्यम से। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हमारा प्रीसेट में सिग्नल जाएगा तो माइनस से ही जाता है। क्यों, क्योंकि हम माइनस से क्या करते हैं, IGBT को कंट्रोल करते हैं, एमीटर से करते हैं। ओके, जैसे इसके ऊपर गेट को पल्स दोगे तो हमारा एमीटर से IGBT कंट्रोल होगा। ये जो आप जम्पर देखते हो, आप क्या करना है, एक पतला जम्पर लगा देना यहाँ पे, आंख बंद करके बहुत पतला लगा देना। ओके, जम्पर का काम क्या है, लिमिट करंट को आगे फॉरवर्ड करना। ओके, जितना इसको जरूरत होगा उतना ही करंट को फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे PCB में लगा रहता है। अभी क्या होता है दोस्तों, मान लो कि ज़्यादा स्विचिंग करेगा, अगर इसको जगह पे आप मोटा ज़्यादा लगा दोगे तो ज़्यादा स्विचिंग करेगा, पतला लगा दोगे तो कम स्विचिंग करेगा। तो इसके ऊपर लोड पड़ता है, किसके ऊपर, हमारे जम्पर के ऊपर लोड पड़ता है। अगर जम्पर नहीं दिया रहता, मान लो कि यहाँ ट्रैक डायरेक्ट दिया रहता तो ट्रैक उखड़ जाता। जम्पर इसलिए देते हैं कि लोड पड़ने के बाद में दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रांगा धीरे धीरे कमजोर हो जाए और यहाँ से छोड़ दे और हमारा स्विचिंग कराना बंद कर दे, तो आपका PCB यहाँ पे समझ लो PCB यहाँ पे डिफेक्टिव नहीं होगा। इसके नाम से जम्पर का यूज किया रहता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे ही होता है तो जम्पर जल जाता है, तो हम लोग से रिपेयर ही नहीं हो पाता है। ओके, अब दोस्तों जैसे मान लो इसके ऊपर लोड पड़ता है तो जम्पर क्या होता है, जल जाता है। अब इतना बुरी तरीके से जल जाता है कि रिपेयर करना बहुत मुश्किल जाता है। तो ये जम्पर का हमेशा यूज होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो प्रैक्टिकल कर लेना। जम्पर के जगह पे मान लो आप पतला वायर लगा देना, तो देखना आपका IGBT जो होगा धीरे धीरे स्विचिंग करेगा, धीरे धीरे गर्म होगा। और ज़्यादा मोटा लगा दोगे तो फास्ट गर्म होगा, और मान लो पतला लगा दोगे तो गर्म होगा छोड़ेगा, गर्म होगा छोड़ेगा, जिसको मैंने मिल्क मोड प्रॉब्लम बताया था। ओके दोस्तों, ये होता है कि अगर मान लो आपके पास जम्पर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे मल्टी स्टैंड वायर यूज कर सकते हो। कब, उसको देखना पड़ेगा कि इसकी जम्पर की मोटाई कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस की मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है। ये जम्पर एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो उसकी मोटाई और लंबाई देख के वहाँ पे मल्टी स्टैंड वायर को वहाँ पे लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे इंडक्शन में E0 और 1300 वाट बार बार हो रहा है, हीटिंग नो सेंस मेटल। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है थोड़ा। सबसे पहले आपके जो इंडक्शन में क्या होता है, 1300 आता है, 1300 वाट आता है। फिर दोस्तों क्या होता है, E0 आ जाता है। ओके,
यहाँ पे क्वाइल हो गया, हमारा एक क्वाइल हो गया, क्वाइल के ऊपर क्या होगा, मेटल नहीं है, यहाँ पे मेटल नहीं है, तब प्रॉब्लम ऐसे डिस्प्ले में क्रिएट होता होगा। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये हमारे IGBT सेक्शन का होता है। IGBT सेक्शन में बहुत से कंपोनेंट, कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट, 0.33 माइक्रोफैराड 1200 वोल्ट, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, IGBT, इस चारों पांचों कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट कर देना। उसके बाद में दोस्तों क्वाइल का इनपुट होता है और आउटपुट होता है, ये दोनों का जो फीडबैक के लिए रेजिस्टेंस लगा रहता है, दोनों रेजिस्टेंस को चेक कर लेना, रेजिस्टेंस में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आईसी के पास में, उसको चेक कर लेना। जो प्रॉब्लम आपका क्रिएट हुआ है 99% मैं बोल रहा हूँ कि आपका IGBT सेक्शन का होगा। पल्स विद मॉड्यूलेशन में ये भी चेक कर लेना भैया कि 18 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये पावर सप्लाई की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको भी आप चेक कर लेना। ओके, अब दोस्तों ये हमारे कस्टमर भाई लोगों के लिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर टच और कीपैड वाले इंडक्शन में PCB एक ही होता है क्या, अलग अलग होता है, प्लीज़ सर बताइए, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ और अच्छा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे टच पैड और कीपैड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अंदर के PCB जो लगी रहती है, अब दोस्तों जो कंपनी होती है, इंडक्शन जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी बात करूँगा, अलग अलग कंपनी की PCB आती है। नॉर्मली आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो कीपैड वाला PCB होता है और टच वाला PCB होता है, उसमें दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका मेन PCB और एक होता है डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। अगर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो मेन PCB होता है वो सेम होता है, लेकिन डिस्प्ले कंट्रोल पैनल अलग होता है। डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में क्या होता है दोस्तों कि आपका कीपैड में एक IC यूज होता है जो 1668 या 1628 हो सकता है, या उसका कंपनी का प्रोग्रामर IC हो सकता है। अब दोस्तों टच पैड इंडक्शन में 2 IC यूज होता है, एक होता है आपका LED ड्राइवर के लिए और एक होता है टच को सिग्नल देने के लिए। तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे टच के जगह पे क्या होता है, स्प्रिंग लगा देते हैं टच करने के लिए, वो हमारा समझ लो फ्रीक्वेंसी यानी समझ लो सिग्नल में काम करते हैं। ओके, और कीपैड में क्या होता है दोस्तों, कीपैड एक तो स्विच लगा देते हैं जो माइक्रो स्विच होता है। अब दोस्तों क्या होता है, टच वाले में एक IC बढ़ा देते हैं नॉर्मली। अब बात करने वाले दोस्तों जो अंदर की जो मेन PCB होती है, मेन PCB सेम भी हो जाती है, कभी कभी कंपनी का जो होता है मेन PCB सेम होता है, वही PCB आपका कीपैड में भी लगी रहती है और वही वाली PCB आपका टच पैड में भी लगी रहती है। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि बगल में भागवत कथा हो रही है, तो इसके नाम से वहाँ का जो आवाज आ रहा है मेरे पास आ रहा है, इसके नाम से अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ इस बार। तो नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर लाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी पूछना चाहते हो अच्छा टॉपिक बनाओ और हमसे कमेंट में पूछो और नेक्स्ट मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप घर बैठे इंडक्शन का स्पेयर पार्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे में लिंक दे दिया हूँ, या आप गूगल में जाके www.com rajinduction.com जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे पूरी इंडक्शन का जो कंपोनेंट है उसकी प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इंडक्शन का कंपोनेंट का प्राइस लिस्ट देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेरे यहाँ का। व्हाट्सअप नंबर पर आपको जो जो कंपोनेंट चाहिए उसके जितनी भी क्वान्टिटी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट आपको जो भी लगेगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा और व्हाट्सअप करना पड़ेगा। दोस्तों आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं पहले पैसा लेता हूं, अगर मेरे ऊपर आप विश्वास करते हो, क्योंकि इतनी गर्मी के दिन में इतनी मेहनत का आपको वीडियो बनाता हूं तो आपका पैसा मैं खा नहीं जाऊंगा। आप पहले पैसा पे कर दीजिए मेरे ऊपर विश्वास करके, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक टेक्नीशियन आदमी है तो मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ। 2000-4000 रुपये आपका नहीं खाऊंगा और नहीं भगूंगा। आप पहले पैसा पे करेंगे, उसके 10 दिन के बाद में आपका घर तक सामान पहुँच जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।